महकता दामन हिंदी कहानियाँ। बीवी और सौतन की एक अजीब कहानी पार्ट 1। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। वह मेरी जिंदगी है। मेरी सांस उसके नाम पर चलती है। अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जिसकी गर्मी से रुबीना का जिस्म एकदम सुलग उठा। उसने निगाह अपने कदमों में बैठे नदीम पर डाली, जो उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था, मगर वहां उसके लिए कुछ ना था। वह निगाहें जिनकी अजनबियत ने उसको तपते सहरा में फेंक दिया था। वह अंदर तक झुलस उठी। आग के भांबर उसके चारों तरफ नाच रहे थे, जिनमें वह जल रही थी। ऐसे में उसे अपने कदमों में बैठा वह जान से प्यारा शख्स किसी और ही दुनिया का वासी लगा, जो उसकी किसी भी तकलीफ से बेखबर बस बोले चले जा रहा था। देखो राबी, इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा साथ दो, मेरी बात मान जाओ कि तुम्हारी एक हाँ में ही मेरी ज़िंदगी है। मैं उसके बिन अधूरा हूँ राबी, मुझे मुकम्मल कर दो। तकमील के इस अमल में मेरा साथ दो राबी। और मेरी ज़िंदगी किस में है, यह कभी सोचा है तुमने? एक दुख भरी निगाह नदीम के चेहरे पर डालती राबी ने यह सब सोचा ज़रूर, मगर बोल ना सकी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके अल्फाज नदीम की बेहिसी के सामने अपनी इज्जत खो चुके हैं, जिन्हें अब वह और ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब उसे अपने अल्फाज संभालने का हुनर आ गया था। वह इन्हीं सोचों में गुम थी जब नदीम की उकताहट भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। प्लीज़ राबी, कुछ तो बोलो यार। उसकी लगातार खामोशी से तंग आता नदीम अब ज़मीन से उठकर बेड पर उसके बराबर आन बैठा था, जिसके बदन से उठती धीमी धीमी खुशबू ने राबी को पल भर में पागल कर दिया और वह सरक कर उससे दूर हो गई। नदीम ने अपने हाथ में पकड़े कागजात उसके सामने किए। तुम जानती हो ना कि इन पर किए जाने वाले तुम्हारे दस्तखत मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। तो प्लीज़ कुछ भी सोचे बिना मुझ पर भरोसा करते हुए इन पर साइन कर देना, इस उम्मीद के साथ कि तुम्हारा एक सही और वक्त पर फैसला 3 जिंदगियां बचा सकता है। यह कहते ही नदीम उठ खड़ा हुआ, जबकि कागजात वहीं बेड पर उसके करीब रख दिए। खड़े होकर उसने एक नज़र खामोश बैठी रुबीना पर डाली, जो दुनिया जहां से बेखबर अपनी सोचों में गुम थी। ऐसे में नदीम को उससे आगे कोई बात करना अपने वक्त को बर्बाद करना लगा और वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर खामोशी से बाहर निकल गया, यह जाने बिना कि उसके अल्फाज की तेज़ी ने रुबीना को तकलीफ़ के और जिस दरिया में धकेला था, उसमें लम्हा लम्हा डूबती जा रही थी। शायद बचाना तो वह 2 जिंदगियां ही चाहता था, जिसके लिए एक जिंदगी की कुर्बानी देना ज़रूरी ठहरा। तुम जानती नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे जीने का मकसद हो। तुम मेरे जिस्म में मौजूद रूह हो, नदीम ने उससे कहा था। उसके मोहब्बत भरे एहसास ने उसे खुश कर दिया। वह जैसे बेखुद हो गई। उसे अपना आप हल्का फुल्का होकर हवा में उड़ता महसूस हुआ। वह आंखें बंद किए नदीम की मोहब्बतों की बौछार में भीग रही थी, जब अचानक एक तेज़ आवाज़ ने उसे चौंका दिया और वह एक ही पल में अपने ख्वाबों के हसीन जादू से निकलकर हकीकी दुनिया की बेदर्दी में दाखिल हो गई। रोटी जल गई है, तुम जाने किस दुनिया में गुम हो। रुबीना ने आंखें खोलकर देखा। उसके करीब खड़ी हदीसा बेगम बड़बड़ाते हुए चूल्हा बंद कर रही थी। वह एकदम शर्मिंदा हो गई। गर्दन घुमाकर यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई। किचन नदीम के वजूद से बिल्कुल खाली था। मतलब नदीम अब सिर्फ उसके लिए एक ख्वाब बन चुका था। इस ख्याल के एहसास से रुबीना की आंखें भीग गई, जब उसे अपनी सास की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। पता नहीं काम करते हुए तुम कहाँ खो जाती हो।
नागवारी से कहती हदीसा बेगम ने स्लेब पर रखी सब्जी की बास्केट अपनी तरफ सरकाई और अंदर मौजूद गाजरें निकालकर छीलने लगी। रुबीना ने एक निगाह उन पर डाली और धीरे से बोली, आपके बेटे ने मुझे ऐसा चक्कर दिया कि मैं क्या, मेरा सब कुछ गुम हो गया है। मेरा तो वजूद ही बाकी नहीं रहा, वह भी कहीं खो गया है। देखो बेटा, वह एक मर्द है और मर्द से जिद लगाना समझो औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बहू को समझाती सास ने सलाद के लिए सब्जी काटना शुरू कर दी। वह चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी का इजाज़तनामा साइन कर दूं, यानी अपनी मौत के लिए दस्तखत कर दूं, जिसके बाद वह सारी दुनिया को यह बताकर खुश हो कि इसके लिए उसकी शादी में मेरी पूरी मर्जी शामिल थी। शुक्र करो वह तुम्हारी मर्जी से हर काम करना चाहता है, वरना बहुत सारे मर्द तो सौतन लाकर पहली बीवी को खबर देते हैं। हदीसा बेगम ने अपने हाथ में पकड़ी गाजर को दांत से कुतरते हुए जैसे बहू पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। आप क्या चाहती हैं? मैं चुपचाप हार मान लूं? रुबीना ने जैसे उनकी बात सुनी ना हो। अपना शौहर खुद ले जाकर दूसरी औरत के हवाले कर दूं? उसने अफसोस भरी निगाह उन पर डालते हुए सवाल किया और 1 सेकंड की खामोशी के बाद दोबारा बोली, अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रही हैं। याद रखें, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। नदीम को हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, मुझे या उसे। दूसरी शादी की सूरत में वह मुझे हमेशा के लिए खो देगा। बटा हुआ मर्द नहीं चाहिए मुझे, इसलिए बेहतर है वह पहले मुझे तलाक दे, फिर जो दिल चाहे कर ले। मुझे कोई ऐतराज़ ना होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। ठोस अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करती रुबीना गुस्से की हालत में किचन से बाहर निकल गई। उसे नदीम पर यकीन था कि वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता था। वह अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर अफजल अंदर दाखिल हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बहुत अदब से अंदाज में बोला, सर 10 बज गए हैं और लगभग तमाम स्टाफ जा चुका है। अच्छा यार, तुम भी चले जाओ, बेदिली से कहता नदीम उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे ऑफिस टेबल पर रखा उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा, जिसकी स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही जैसे उसके मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई। फ़ोन पर गुल का नाम जगमगा रहा था। एक ही पल में उसकी सारी उलझन उड़न छू हो गई। उसने तेज़ी से फ़ोन उठाकर यस का बटन दबाया और कान से लगाते हुए इशारे ही इशारे में अफजल को ऑफिस बंद करने का कहकर बाहर निकल गया। तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? जानती हो मैं किस कदर परेशान हुआ। ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते अफजल के कानों में पड़ने वाले इस जुमले ने उसे नदीम की परेशानी की वजह समझा दी। अफसोस में सर हिलाते अफजल ने दूर तक जाते अपने बॉस को देखा, जिसे इन दिनों 2 अलग अलग मंजिलों की चाहत ने अधमुआ कर रखा था। बाबा अब तक नहीं आए? आदिल की लगातार एक ही तकरार सुनकर रुबीना चिढ़ सी गई और परेशानी से बोली, हाथ मुंह धोकर बाहर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मुझे नहीं खाना। माँ को साफ इनकार करता आदिल अपना फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। वह समझ गई दूसरी तरफ नदीम मौजूद था, जिसका अंदाज़ा आदिल के चेहरे पर छाई खुशी देखकर बखूबी लगाया जा सकता था। वह अपनी जगह थम गई। उसका दिल जैसे इस लम्हे उसके कानों में धड़क रहा था, जो पूरी तेज़ी से आदिल की नदीम से होने वाली टेलीफोनी बातचीत की तरफ लगे हुए थे। शायद सुनना चाहती थी कि इन दोनों की बातचीत में वह भी कहीं है या नहीं। वह इंतज़ार में थी कि नदीम कहेगा, फ़ोन अपनी मम्मा को दो, मैं उन्हें समझाऊं कि मेरे बेटे को तंग ना किया करें। मगर जल्द ही उसका यह इंतज़ार मायूसी में ढल गया। नदीम ने उसका जिक्र किए बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया।
उसे एहसास हुआ कि अब वह नदीम की बातचीत से निकल चुकी है। शायद उसके लिए अब उसकी हैसियत किसी पुरानी कार से ज़्यादा नहीं रही थी, जिसे इस्तेमाल करके घर के गैराज में जैसे फेंक दिया जाता है। इस सोच के साथ ही वह रुहासी होकर कमरे से बाहर निकल आई, जब तेजी से दौड़ता आदिल उसके करीब आ खड़ा हुआ। आप कहाँ जा रही हैं मम्मा? वॉक करने, जल्दी से जवाब देती बाहरी गेट की तरफ लपकी। मगर हम तो शायद खाना खाने वाले थे। आदिल ने उसे गेट पर रोक लिया। मगर तुमने इनकार कर दिया था, तो मैंने सोचा अकेले खाना खाने से अच्छा है आज वॉक कर ली जाए। रुबीना ने हल्का सा मुस्कुराकर बेटे की तरफ देखा। अकेले होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि भूखा रहा जाए। 8 साल के आदिल के जवाब ने उसे जैसे चौंका दिया। वह अपनी जगह खामोश हो गई जब बच्चे की आवाज़ उसके कान से टकराई। आ जाएं, मैं भी आपके साथ वॉक करने जा रहा हूँ, क्योंकि बाबा घर आते हुए मेरे लिए चक्की मील लाएंगे और आपके लिए चीज़ बर्गर। मैंने उनसे कह दिया है कि मेरी मम्मी को चीज़ बर्गर पसंद है, वह अपने लिए ज़रूर लेकर आना है। वह ख्याली में कहता आदिल उसके आगे आगे जा रहा था। लेकिन मैं चीज़ बर्गर नहीं खाती। तेज़ी से चलती वह आदिल के करीब हुई। आदिल चौंका और रुककर हैरत से माँ की तरफ देखा। लेकिन आप तो खाती थी ना? हाँ ज़रूर खाती थी मैं, लेकिन आज से छोड़ दिया है, क्योंकि अब मेरी पसंद बदल गई है। बेटे के इत्मीनान की खातिर वह मुस्कुरा भी दी। किसका फ़ोन था? वैसे तो बेपरवाही से किए गए गुल के इस सवाल में बहुत कुछ था। आदिल था, मेरा बेटा। गुल ने देखा आदिल के नाम के साथ ही नदीम का चेहरा और ज़्यादा खिल उठा है। अच्छा, छोटा सा जवाब देकर उसने अपने हाथ में पकड़े गिलास से फ्रेश लाइम जूस का एक छोटा सा सिप लिया। तुमने अपनी अम्मी से बात की है? नदीम ने गुल की तरफ देखते हुए सवाल किया। नहीं, गुल का अंदाज़ा बहुत ठंडा था। पहले तुम अपनी बीवी का मसला हल कर लो, फिर दूसरे काम कर लेंगे। वह समझ गया कि गुल किसी बात पर उससे गुस्सा है। मसला इतना बड़ा नहीं है, आज नहीं तो कल इजाज़तनामे पर साइन तो करने ही हैं उसे, और अगर नहीं करेगी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है। नदीम के इस लहजे की काट जोरों पर थी। गुल की 1 साल की मोहब्बत ने रुबीना की 10 साल की मैरिड लाइफ को धुंधला कर दिया था। रुबीना इस धुन में कहीं गुम हो गई थी। उसके शक्लो सूरत भी नदीम के जहन से मिटती जा रही थी। अब उसे रुबीना की शक्ल में भी गुल नज़र आती। रुबीना की आवाज़ गुल का गुमान होता। उसकी नज़दीकी में गुल की महक महसूस होती। उसे लगता मोहब्बत तो यह है जो उसे अब गुल से हुई। उसे सोचकर हैरत हुई, वह कभी रुबीना से मोहब्बत करता था, लेकिन नहीं, पहले तो सिर्फ गुजारा था जो उसने 10 बरस किया, और अब गुल के बिना उसकी ज़िंदगी का एक एक पल गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। यही वजह थी कि वह चाहता था जितनी जल्द मुमकिन हो गुल उसकी हो जाए, ताकि वह अपनी बाकी ज़िंदगी उसके संग और ज़्यादा हसीन बना सके। इन्हीं सोचों में गुम नदीम के कानों से गुल की आवाज़ टकराई। देखो नदीम, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी माँ अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता कभी भी एक शादीशुदा मर्द को नहीं देंगी। इस सिलसिले में उन्हें बहुत हिफाजत से कदम उठाना है, फिर मैं उनसे बात करूँगी। अच्छा, तो यह बताओ कि हम वह घर कब ले रहे हैं जहाँ हमारे ख्वाबों का चमन महकता होगा, जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे, कोई तीसरा ना होगा। मेरे और तुम्हारे ख्वाबों की जन्नत का एक खूबसूरत सा घर। मोहब्बत का जादू फूंकती गुल ने इतलाते हुए अपना खूबसूरत हाथ नदीम के कंधे पर इस तरह रखा कि मानो नदीम की नस नस महक उठी। वह जी उठा। यही तो वह मोहब्बत थी जो उसे गुल से मिली, वरना रुबीना तो अब सिर्फ एक मशीन बन गई थी। एक रिवायती औरत
जो उसकी मर्जी का लिबास पहनते हुए भी घबराती थी, जिसे हर लम्हा बेडरूम का दरवाज़ा बंद खटकता था, जो 8 साल के आदिल को तन्हा सुलहाने से डरती और रात में कई बार उठकर आदिल के कमरे का चक्कर लगाती, जो उसी के कमरे से सटा हुआ था। उसके इस कदर एहतियात रवैये ने अब नदीम को परेशान कर दिया था, या शायद उसकी वजह गुल थी, एक बेबाक और निडर औरत, ऐसी औरत जो नदीम को पसंद थी। और यही गुल और नदीम के बीच परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की पहली वजह थी। नदीम, कहाँ खो गए हो? उसके ख्यालों में गुम देखकर गुल ने फौरन टोका। जवाब में नदीम ने प्यार से कहा, हम कल ही वह घर फाइनल करते हैं जो तुम्हें पसंद हो। गुल की खुशी का ठिकाना न रहा। नदीम का बस नहीं चल रहा था कि अभी और इसी लम्हे गुल को वह घर खरीद कर दे देता जो पिछले हफ्ते ही दोनों ने मिलकर देखा था। रुबीना को अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए सास को बताकर आदिल के साथ करीबी मार्केट आ गई, जहां तमाम सामान लेकर काउंटर पर पेमेंट के लिए उसने अपना एटीएम कार्ड काउंटर पर मौजूद लड़के को दिया। अगले ही लम्हे काउंटर बॉय ने उसे चौंकाया। सॉरी मैम, आपके अकाउंट में रकम नहीं है। व्हाट? हैरत से उसे देखते हुए रुबीना के मुंह से एकदम से निकला, और साथ ही उसने अपने पर्स के जिप खोलकर रकम निकालकर काउंटर पर रखी और लड़के से कार्ड वापस लेते हुए दिल में शुक्र अदा किया कि वह इतने पैसे लेकर घर से निकली थी कि इस वक्त पेमेंट कर सकी, वरना आज किस कदर शर्मिंदगी होती। ट्रॉली में सामान डालकर उसे धकेलती वह बाहर लाने तक यही सोच रही थी कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता था। उसका और नदीम का जॉइंट अकाउंट था, जहां हर महीने मुनासिब रकम जमा करवाई जाती थी। ऐसे में नामुमकिन था कि सिर्फ कुछ हजार उसके अकाउंट में ना हो। यही सोचती रुबीना ने नदीम का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से सुनाई देती ऑपरेटर की आवाज़ ने उसे समझाया कि उसका नंबर दूसरी लाइन पर बिजी है, और फिर कई बार कोशिश के बावजूद उसका नदीम से कांटेक्ट ना हुआ तो वह वहां से सीधी ही बैंक चली गई, जहां मैनेजर के इस खुलासे ने उसे चौंका दिया कि 2 दिन पहले ही नदीम ने इस अकाउंट से लगभग तमाम रकम निकलवा ली है। उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची थी कि वह इस बारे में उससे कोई सवाल करे। वह समझ चुकी थी दूसरी शादी की इजाज़त के लिए नदीम उसे तंग करने पर उतर आया था। बैंक से बाहर निकलते वक्त आंसू उसकी पलकों की बार तोड़कर गालों पर बह निकले। अपनी बेइज्जती के एहसास ने उसे रुला दिया था। उसने दिल में फैसला कर लिया था, इस सिलसिले में वह नदीम से कोई शिकायत नहीं करेगी, कि शिकायत के लिए किसी का अपना होना ज़रूरी है, जबकि नदीम तो अब पराया हो चुका था। वह एकदम बदल गया था। गुल की संगत में वह अपनी बीवी को भुला चुका था। अलबत्ता काफ़ी दिनों से उसने उन पेपर्स के बारे में भी मालूम नहीं किया था जो साइन करने के लिए रुबीना को दिए थे, लेकिन वह जानती थी कि वह उन्हें भूला नहीं है, किसी मसलहत के तहत फ़िलहाल खामोश है। उसे हैरत थी जब वह अपने ही बेडरूम में रुबीना की मौजूदगी में सारी रात फ़ोन पर गुल से मोहब्बत भरी बातें करता। वह शायद रुबीना के वजूद से एकदम इनकारी हो चुका था। वह भूल गया था कि बिस्तर के दूसरी तरफ एक जीता जागता वजूद मौजूद है, जिसके सीने में भी दिल धड़कता है। मगर सच यह था कि कमसिन कली गुल की मोहब्बत के चढ़ते समंदर ने सब कुछ डुबो दिया था, यहाँ तक कि उन दिनों वह खुदा के हुक्म को भी भुला चुका था। ऐसे में कई बार रुबीना ने सोचा दिन का सूरज निकलते ही वह यह घर ही छोड़ देगी, लेकिन जहाँ उसके जज्बात की कोई कदर ना हो, मगर सुबह की रोशनी रात के किए गए उसके फैसले को निगल जाती। दिन चढ़ते ही वह बीवी से पहले माँ बन जाती। आदिल का हंसता हुआ वजूद उसे एहसास दिलाता, अगर वह यह घर छोड़ दी तो आदिल अपने बाप के बिना अधूरा रह जाएगा। अधूरी तो वह भी अब हो चुकी थी।
मगर उसका अधूरापन किसी काम का नहीं रहा था। यही वजह थी कि वह शौहर की तरफ से मिलने वाली हर तकलीफ बेटे के नाम पर बर्दाश्त कर रही थी। उस वक्त भी नदीम बेडरूम में रखी आराम कुर्सी पर लेटा गुल को अपनी सुलगती तन्हाइयों की कहानी सुना रहा था। जो रुबीना से बर्दाश्त ना हुआ तो वह खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में हदीसा बेगम नमाज के लिए जानमाज बिछा रही थी। उन्होंने एक नज़र करीब से गुजरते बहू के थके हुए अंदाज पर डाली, जो रात के इस पल अपने कमरे से निकलकर बेटे के कमरे की तरफ जा रही थी। उन्हें अफसोस हुआ कि बिला वजह की जिद में रुबीना ने अपने साथ दूसरों का सुकून भी बर्बाद कर दिया है। उन्हें डर था कहीं रुबीना की जिद में उनका बेटा उनसे छिन ना जाए। वह माँ थी, इसीलिए अपने बेटे के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी कि वह गुल से शादी ज़रूर करेगा। इस सूरत में उन्हें डर था कि नदीम दूसरी शादी की खातिर कहीं ये घर ही ना छोड़ दे। बड़ा बेटा पहले ही बीवी बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ऐसे में अगर नदीम भी चला जाता तो वह तन्हा रह जाती। इसलिए इस बेटे का साथ देना उनकी मजबूरी बन चुका था। उन्होंने उसी पल फैसला किया कि वह सुबह होते ही रुबीना को समझाएंगी। अगर वह फिर भी ना मानी तो नदीम को इख्तियार होगा, वह जिसके साथ चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे। बस बेटे की अंधी मोहब्बत में यह सब सोचते हुए उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की। सुबह होते ही घर में हलचल सी मच गई, जिसकी वजह हदीसा बेगम की इकलौती बेटी और दामाद थे, जो बिना बताए सुबह सवेरे ही फ्लाइट से अचानक ही दुबई से इंडिया आ पहुंच गए थे, क्योंकि जुनीरा को ऐसे सरप्राइज़ देने की आदत थी। बेटी की खुशी ने भुला दिया कि उन्होंने आज रुबीना से बात करनी थी। जुनीरा की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर वह अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी, जिसका इलाज वह इंडिया में एक हकीम साहब से करवा रही थी। यही वजह थी लगभग हर 6 महीने बाद अपनी दवाई की गरज से वह इंडिया ज़रूर आती। हफ्ता भर माँ के घर रहती, जिस दौरान हदीसा बेगम के अलावा नदीम भी अपनी बहन पर कुर्बान हुए जाता। और ऐसा ही अब भी हुआ। जुनीरा और दानियाल की आमद ने घर पर छाई संजीदगी की फ़ज़ा को पल भर में बदल दिया और सारा घर जुनीरा के कहकहों से गूंज उठा। उसे देखकर जहां माँ और भाई खुश थे, वहीं रुबीना सोच रही थी कि आखिर हमारे रवैयों में यह फ़र्क क्यों? हम बहू को बेटी क्यों नहीं समझते? बहू और बेटी के दुख सुख का स्टेटस अलग क्यों होता है? यह सब सोचते वह घर से बाहर निकल आई। दूर तक फैली तारकोल की सड़क के दोनों तरफ मौजूद सायेदार पेड़ों ने सूरज की गर्मी को किसी हद तक नर्म कर दिया था। घर के बाहर की क्यारी में मोतिया महक रहा था, जो नदीम ने उसकी फरमाइश पर लगाया था। उसे याद आया कभी वह मोतियों के फूलों की दीवानी थी, मगर अब उसका दुनिया के हर चीज़ से मन ऊब गया था। न चाहते हुए भी उसने क्यारी के पास रुककर एक गहरी सांस ली। मोतिया की खुशबू उसके अंदर तक उतरकर उसे और ज़्यादा उदास कर गई। जब घर का बाहरी गेट खोलकर कोई बाहर निकला, रुबीना ने पलटकर देखा। वह दानियाल था, जो धीरे धीरे चलता उसके करीब आ खड़ा हुआ था। वह एक कदम पीछे हो गई। तुमने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक क्यों किया है? सीने पर दोनों हाथ बांधे जवाब तलब नज़रों से उसे देख रहा था। इसलिए कि आप रिश्तों की अहमियत को भुला बैठे हैं। कम से कम मुझसे इस बात करते वक्त आप याद रखें कि मैं जुनीरा की भाभी हूँ और इस नाते आपकी भी भाभी हुई। प्लीज़ राबी, दानियाल ने अपना हाथ उठाकर उसके आगे कुछ कहने से रोक दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे और नदीम के बीच मौजूद यह रिश्ता इस वक्त आखिरी सांसें ले रहा है। वह अपनी पसंदीदा ज़िंदगी जीने की खातिर किसी भी पल तुम्हें छोड़ सकता है। ऐसे में किसी वफादार बीवी की तरह उम्र उसके नाम पर रोने धोने से अच्छा है तुम मुझसे शादी कर लो। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। वह यहाँ तक पहुँचा था जब घर के गेट पर जुनीरा ने दानियाल का नाम पुकारा। वह चौंक कर पलटा।
उसकी आवाज़ पर राबी भी चौंक गई। वहाँ धूप में क्या कर रहे हो दानियाल? सवाल करती जुनीरा उन दोनों के करीब आ खड़ी हुई। कुछ नहीं, भाभी के लगाए गए फूल और पौधे देखने आया था। रुबीना को तेज नजरों से देखता दानियाल अपनी बीवी का हाथ थामे आगे बढ़ गया। उसकी पीठ देखती रुबीना सोच रही थी, हर मर्द मौका देखकर घर से बाहर पनाह तलाश करने की कोशिश आखिर क्यों करता है? आखिर यह मर्द अपनी एक मोहब्बत से खुश क्यों नहीं होते? क्यों उन्हें हर लम्हा नई मोहब्बतों की तलाश रहती है? लेकिन सारा दिन सोचकर भी वह अपने इस सवाल का जवाब ना पा सकी। मगर शाम के वक्त उसने यह देखकर शुक्र अदा किया कि दानियाल जुनीरा को यहाँ छोड़कर खुद अपनी अम्मी की तरफ चला गया था और अब अगले 2 दिन उसे वहीं रहना था। आज सुबह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मतली सी महसूस हो रही थी। वह परेशानी की हालत में अपने बिस्तर पर लेटी थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसकी सास हदीसा बेगम अंदर दाखिल हुई। कल ही जुनीरा वापस गई थी और शायद आज बेटी की जुदाई ने उन्हें उदास कर दिया था। आमतौर पर वह रुबीना के कमरे में कम ही आया करती थी। अब भी किसी सोच में गुम वह कमरे में दाखिल होकर सीधी रुबीना के करीब उसके बेड पर आ बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बिना किसी तमहीद के सवालिया अंदाज में बोली, तुमसे नदीम ने कोई बात की है? उनके इस सवाल ने रुबीना को चौंका दिया। नहीं, वह तो काफ़ी दिन हो गए मुझसे बात ही नहीं करता। दुख रुबीना के लहजे में झलक रहा था, जिसे हदीसा बेगम नज़रअंदाज करते हुए बोली, तुम आज अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ, कल आदिल की छुट्टी भी है, 2 दिन रह लेना, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। इस एक जुमले ने रुबीना को कुछ गलत होने का एहसास दिला दिया। साफ महसूस हो रहा था इस बात के पीछे कुछ ऐसा ज़रूर था जो हदीसा बेगम चाहती थी कि रुबीना इस वक्त घर से चली जाए। यह ख्याल दिमाग में आते ही उसने एक पल और सोचा और धीमी आवाज़ में बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कहीं नहीं जा सकती। वैसे भी मैं अपने कमरे में ही हूँ, आप लोगों का जो मन चाहे करें। एक तो तुम जिद बहुत करती हो, किसी की बात नहीं मानती हो। उसके जवाब से हदीसा बेगम जैसे चिढ़ गई। घर में कोई आ रहा है क्या? उनकी झुंझलाहट को नज़रअंदाज करके रुबीना ने सवाल किया। हाँ, इतना कहकर वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आज डिनर पर गुल के घरवाले आ रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बीवी और सौतन की एक अजीब कहानी पार्ट 2। तुम कोशिश करना उनके सामने ना आओ ताकि घर में कोई तमाशा ना लगे। इतना कहकर हदीसा बेगम रुकी नहीं, कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसी पल गुस्से की तेज़ी में रुबीना ने फौरी तौर पर सबसे पहले दानियाल को व्हाट्सएप पर अनब्लॉक किया। इस वक्त उसे किसी हमदर्द की तेज़ी से ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिसे वह अपना हर सुख दुख सुना सके, या शायद अनजाने तौर पर वह नदीम और उसके घर वालों के रवैये का बदला जुनीरा से लेना चाहती थी, जिसके लिए उसे दानियाल का सहारा दरकार था। नदीम भी सारा दिन घर नहीं आया था, मगर शाम से कुछ पहले उसका फ़ोन आया जो रुबीना ने रिसीव नहीं किया। उसका दिल सारी दुनिया से उचाट हो चुका था। वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी। आदिल अपने ट्यूशन टीचर के जाते ही कमरे में आ गया। उसे भूख लगी थी। रुबीना बड़ी मुश्किल से अपने चकराते सर को संभाल कर उठ खड़ी हुई। जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते वक्त उस पर यह खुलासा हुआ कि दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी गई है ताकि रुबीना घर आए मेहमानों के सामने ना जा सके। वह एकदम बिलबिला उठी। दिल चाहा अभी चीखें मारकर सारा घर सर पर उठा ले, मगर जानती थी इस फसाद का कोई फ़ायदा नहीं। यह सब अब कुछ बेफ़ायदा है, इसलिए खामोशी से पलट आई। अपने कमरे की अलमारी खोली, चिप्स का पैकेट निकालकर आदिल को थमाया
और खुद बिस्तर पर गिरकर सिसकने लगी। देखो बेटा, औरत की असल इज्जत उसके अपने घर में है। याद रखो, घर से निकली औरत दो कौड़ी की हो जाती है। रुबीना ने माँ के चेहरे की तरफ देखा और हैरत से बोली, कौन सा घर अम्मा? आप किस घर की बात कर रही हैं? आप भूल गई शायद। मेरा नहीं, वह नदीम का घर है, जहाँ अब वह मुझे एक पल रखने को तैयार नहीं। ठीक है, लेकिन उसने कब तुम्हें इस घर से निकाला? वह अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो करने दो बेटा, तुम्हें तो सब कुछ हासिल है, और फिर तुम्हारे पास उसकी औलाद है जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। माशाअल्लाह, तुम उसके इकलौते बेटे की माँ हो। याद रखो, मर्द यहाँ वहाँ जितना भी मुंह मार ले, एक दिन पलटकर अपनी पहली बीवी की तरफ ज़रूर आता है। गलतफहमी है आपकी, या शायद अब यह कहावतें अपनी अहमियत खो चुकी हैं। वह तल्खी से मुस्कुराई। जो मर्द चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। तो ठीक है, आप नदीम भाई से कहें ना, अगर उन्हें दूसरी शादी का इजाज़तनामा चाहिए तो पहले आपके नाम जायदाद से कुछ हिस्सा लगाएं, फिर आप साइन करेंगी, ताकि आपको कुछ सेफ्टी तो हासिल हो। यह आवाज़ उसकी छोटी बहन सामिया की थी, जिसकी 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। इसलिए रुबीना की अम्मी नहीं चाहती थी कि उसके और नदीम के बीच होने वाले झगड़े के बारे में किसी को मालूम हो। मैं यह सब कह चुकी हूँ, मगर इस वक्त वह मेरी कोई शर्त मानने को तैयार नहीं। रुबीना का अंदाज थका हुआ था। हाँ, तो फिर मत इजाज़त दें शादी की उन्हें, रूलने दे इसी तरह। सामिया ने अपनी तरफ से कमाल का मशवरा दिया, जिसे सुनकर रुबीना हंस दी। मेरी इजाज़त से कुछ नहीं होता, रुबीना ने बहन की गलतफहमी दूर करते हुए कहा। यह इजाज़त सिर्फ एक ढोंग है, वरना मेरी हाँ या ना से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वह जानता है कि मैं किसी कोर्ट कचहरी में जाने वाली नहीं। और हाँ, याद आया, कल ऑस्ट्रेलिया से माहा भाभी का फ़ोन आया था। वह बता रही थी कि नदीम ने गुल के लिए नया घर और गाड़ी खरीदी है, और शायद ज्वेलरी भी बना कर दी है। अपनी बात पूरी करके वह उठ खड़ी हुई। नताशा ने एक ठंडी आह भरकर अपने सब्र और शुक्र वाले बेटी की तरफ देखा, जो इन दिनों मुश्किल और दुश्वार रास्तों पर खड़ी अपना घर और शोहर लुटता हुआ देख रही थी, मगर बचाव का कोई रास्ता उनमें से किसी के पास ना था। नसीब का लिखा टाला नहीं जा सकता, और तकदीर लिखने वाले ने उनकी बेटी के मुकद्दर में जुदाई लिख दी थी, जिसे बदलना अब किसी इंसान के बस में ना था। आज शाम से हदीसा बेगम और नदीम कहीं गए हुए थे, जबकि रुबीना की तबीयत सुबह से ख़राब थी। उसे आज उल्टियाँ आ रही थी, जिसकी वजह से कुछ भी पेट में नहीं रुक रहा था। शायद उसे डायरिया हो गया था, या टेंशन की वजह से बीपी शूट कर गया था। और इस वक्त जब वह बिल्कुल निढाल होकर बेहोश होने को थी, हंसता खिलखिलाता नदीम कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर रुबीना चौंक गई। आज पूरे 1 महीने बाद नदीम ने उसके कमरे में कदम रखा था, जो कभी उन दोनों का जॉइंट बेडरूम हुआ करता था। वह 1 महीना से आदिल के कमरे में सो रहा था। अपनी तरफ से वह खुद रुबीना से अलग हो चुका था। ऐसे में नदीम का अपने बेडरूम में आना रुबीना का दिल दुखा गया, जबकि उसकी हालत से बिल्कुल बेखबर वह कमरे की अलमारी में मौजूद अपना सारा सामान समेटने लगा। वह खामोशी से उसकी यह हरकत देख रही थी, जब ही एकदम उसका दिल खराब हुआ और वह बाथरूम की तरफ दौड़ी। उस वक्त हक्का बक्का नदीम भी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। यह क्या हुआ? उसका इशारा रुबीना की उल्टियों की तरफ था। पता नहीं, शायद फूड पॉइजनिंग हो गया। पानी के छींटे मुंह पर मारती वह बेड पर गिरी ही थी कि नदीम की सोच में डूबी गहरी आवाज़ उसके करीब ही उभरी। फूड पॉइजनिंग की हद तक तो ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ, मगर याद रखो इससे ज़्यादा कुछ ना हो, क्योंकि इस वक्त मैं कोई भी ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ढके छुपे अंदाज में रुबीना को धमकी देता वह कमरे से बाहर निकल गया। उसे पहले तो समझ न आया
कि नदीम क्या कहना चाहता है, मगर जैसे ही वह यह बात समझी, तकलीफ की शिद्दत से दोहरी हो गई। आज नदीम बहुत खुश था। गुल की माँ उन दोनों के रिश्ते पर रजामंद हो गई थी और अब नदीम का बस नहीं चलता था, नहीं तो वह सारे ज़माने को अपनी इस खुशी में शामिल करके भंगड़ा डालता। वह गुल जिसके मिलाप के लिए पूरे 1 साल से वह बेचैन था, अब उससे सिर्फ कुछ महीनों की दूरी पर थी और यह खबर उसने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अपने बड़े भाई को दी, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि उसकी बीवी माहा के ज़रिए सब कुछ रुबीना तक पहुंच जाए और फिर वह गुल के साथ अपने नए घर के फर्नीचर की खरीदारी के सिलसिले में मार्केट चला गया। मुबारक हो रुबीना, आप माँ बनने वाली हैं। खबर थी या कोई धमाका? उसने हैरत से अपने सामने मौजूद डॉक्टर को देखा और बेयकीनी से गर्दन हिलाते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर ज़ारा उनकी फैमिली डॉक्टर थी, जिसे रुबीना के इस अजीब रवैये और अल्फाज ने हैरान कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए कि खुदा ने 8 साल बाद फिर से आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। मगर रुबीना इस लम्हे कुछ भी सुनने और समझने की सलाहियत खो चुकी थी। उसके सारे जिस्म में कपकपी सी हो रही थी। क्या है इंसान और उसकी औकात? वह लगातार यही सोच रही थी और आंसू उसके गालों पर बहते चले जा रहे थे। डॉक्टर ज़ारा को जवाब दिए बिना उसने टेबल पर रखा अपना हैंडबैग उठाया और तेज़ी से क्लिनिक से बाहर निकल आई। खुदा जिसे जब चाहे नवाज दे, उसकी कुदरत से इनकार नामुमकिन ही नहीं। सारे रास्ते इन्हीं सोचों में गुम वह भूल गई थी कि नदीम क्या चाहता है। इस पर उसके जहन से हर बात गायब हो चुकी थी, सिवाय खुदा पर यकीन के, जो इस लम्हे शिद्दत से और बढ़ गया था। यह खबर सुनते ही उसे सबसे पहले जुनीरा का फ़ोन आया, जिसके लहजे में उसके लिए मुबारकबाद के साथ एक बेनाम सी हसरत झलक रही थी। दुआ करो राबी, खुदा जल्द मुझे भी ऐसी ही खुशी दे, क्योंकि मैं अब तन्हा रहकर थकने लगी हूँ। मुझे भी किलकारियाँ मारता कोई बच्चा चाहिए। रुबीना जानती थी उसकी इस ख्वाहिश के पीछे दानियाल का शिद्दत पसंद रवैया है। उसे लगता है जुनीरा कभी माँ नहीं बन सकती। अभी उसने अपनी प्रेगनेंसी की खबर नदीम को नहीं दी थी। वह तो अपनी निकाह की तैयारियों में बिजी था, जो कल जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में रखा गया था। ऐसे में उसके पास फुर्सत ही कहाँ थी कि रुबीना की खबर लेता। रही बात राबी की, तो उन दिनों उसके दिल की शिद्दत से एक ही ख्वाहिश थी, वह गुल को देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है आखिर उसमें जिसने नदीम को रुबीना जैसी खूबसूरत बीवी से दूर कर दिया था। वह रुबीना जिसके बिना नदीम के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता था, जिसे देखकर वह जिया करता था, जिनकी आपस की मोहब्बत पर पूरे ख़ानदान में मिसाल थी। आज रुबीना उस वक्त अस्पताल में तन्हा ड्रिप लगवा रही थी, जब सजी संवरी गुल उसके नदीम की हकदार ठहरा दी गई। रुबीना के दिल में ख्वाहिश थी कि वह गुल से एक मुलाकात ज़रूर करे। वह गुल को देखना चाहती थी, सिर्फ एक नज़र। जानती थी फिलहाल यह मुमकिन नहीं कि गुल ने नदीम की संगत में रुखसत होकर अपने नए घर में जाना था, जो उसके नाम पर ख़रीदा गया था, और फिर बावजूद कोशिश के वह गुल की एक तस्वीर तक देखने में नाकाम रही। मगर जो भी था, अपने वजूद में मौजूद नई ज़िंदगी के एहसास ने इस लम्हे उसकी तकलीफ़ को एकदम से ख़त्म कर दिया था, जो नदीम की शादी की सूरत में उसे आज के दिन मिली थी। औलाद की खुशी ने वक्ती तौर पर उसे सब कुछ भुला दिया था। आज पूरे 3 दिन बाद नदीम घर आया था। हदीसा बेगम उसके आगे पीछे बिछी जा रही थी। इन माँ बेटे की मोहब्बत के दिखावे में उसे अपना वजूद गैर ज़रूरी महसूस हुआ, तो ड्राइवर के साथ आदिल को स्कूल लेने चली गई। लगभग 1 घंटे बाद जब वह वापस घर आई, तो किसी गहरी सोच में डूबा नदीम घर के बाहरी गेट पर ही उसके इंतज़ार में था। जैसे ही रुबीना गाड़ी से निकलकर आदिल के साथ उसके करीब से गुजरी, उसने आगे बढ़कर रुबीना का रास्ता रोक लिया। रुबीना ने देखा
गुस्से की तेजी से नदीम के चेहरे की रंगत सुर्ख पड़ गई थी। मैंने क्या कहा था तुमसे? रुबीना को घूरता नदीम कोई अजनबी शख्स लग रहा था। वह डर गई और चाहा खामोशी से उसके करीब से गुजर जाए, तो नदीम ने सख्ती से उसका बाजू थाम लिया। मैंने कहा था ना कि मुझे अब आगे कोई और ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, मगर तुम नहीं मानी। अब फौरन मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो ताकि इस मुसीबत से छुटकारा हासिल किया जा सके, वरना दूसरी सूरत में बेहतर होगा कि तुम आज ही यह घर छोड़कर अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ। वहाँ जल्द ही तुम्हें तलाक के पेपर पहुँच जाएंगे। नदीम की बेदर्दी अपने उरूज पर थी। वह बिलबिला उठी, बाजू छोड़ो मेरा। उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाते वक्त वह रो दी। इस वक्त नदीम के अल्फाज की तेजी उसका दिल चीर गई थी। तौहीन के तेज एहसास ने उसकी आंखों को भिगो दिया। जब उसके करीब ही किसी गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज़ उभरी, नदीम ने घबराकर उसका बाजू छोड़ दिया। रुबीना ने देखा उनके पास एक लाल गाड़ी आ रुकी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई औरत बैठी थी जो यकीनन गुल ही थी, जिसे देखने की कोई भी ख्वाहिश इस वक्त रुबीना के दिल में ना उभरी। उसे नदीम की संगदिली ने मार दिया था, इसलिए बिना मुड़े, बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे वह तेजी से अंदर की तरफ भागी। जब उसे अपने पीछे आदिल की आवाज़ सुनाई दी, आप बहुत गंदे हैं, मेरी मम्मा को मारते हैं। जवाब में नदीम ने क्या कहा वह सुने बिना ही घर के अंदर दाखिल हो गई और सीधी अपने कमरे में चली गई। यह बच्चा जुनीरा पाल लेगी। हदीसा बेगम की आवाज़ सुनकर रुबीना चौंकी। मैंने नदीम से कह दिया है, अगर तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए तो जुनीरा को दे दो। वह बेचारी कब से एक बच्चे के लिए तरस रही है। सास की बात सुनकर रुबीना तल्खी से मुस्कुरा दी, मगर इस वक्त कोई जवाब देकर वह उनसे उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से आंखें मूंद ली। उसे हैरत थी कि उसके कोख में पलने वाले बच्चे की तकदीर का फैसला दूसरे सुना रहे थे, और जिसकी वजह से वह वजूद इस दुनिया में आंखें खोलने को आ रहा था, उसका बाप ही अपने बच्चे को अपनाने से इनकारी था। वहाँ मेरे मौला, तेरी कुदरत तू ही जाने। कहीं कोई इस औलाद को तरस रहा है और कहीं सगा बाप अपनी औलाद के कत्ल के पीछे पड़ा है। तल्खी से सोचती रुबीना ने उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए करवट बदल ली, ताकि उन्हें लगे वह सो चुकी है, और अपनी इस कोशिश में वह कामयाब भी हो गई। हदीसा बेगम उनकी तरफ से कोई जवाब न पाकर कमरे से जा चुकी थी। कभी कभी हमारी कोई हसरत या दिली ख्वाहिश कुछ इस तरह पूरी होती है कि सारी उम्र उसके पूरा होने का दुख सताता रहता है। ऐसा ही रुबीना के साथ हुआ। आदिल को स्कूल से वापस लेकर जैसे ही घर के लॉन्ज में दाखिल हुई, सामने सोफे पर मौजूद एक अजनबी औरत को देखकर ठिठक गई। उसके पहलू में मौजूद खुशी से खिला नदीम इस बात का सबूत था कि सामने दिखाई देने वाली औरत गुल है। टांग पर टांग रखे अकड़ से उसे देखती वह एक आम सी औरत, जिसकी बेतहाशा गौरी रंगत के सिवा कुछ ऐसा ना था जो उसे रुबीना से नुमाया करता। रुबीना ने गौर से उसका जायज़ा लिया। गुलाबी पजामा जो पिंडलियों से भी ऊंचा था, जिस पर कसी कमीज़ जिसका गिरेबान कदरे गहरा था, दुपट्टे के नाम पर सिर्फ एक स्कार्फ कंधे पर झूल रहा था, गोल्डन बाल और कदरे गहरा मेकअप, 2-3 इंच की हाई हील जो वहीं सोफे के करीब रखी थी। उसके मोटे मोटे होंठ शॉकिंग पिंक लिपस्टिक में अजीब से नज़र आ रहे थे। छोटी छोटी आंखों पर लाइनर की मोटी सी तह। तो यह थी वह गुल जिसकी मोहब्बत ने रुबीना के दिल की दुनिया उजाड़ी थी। उस लम्हे उसे अचानक अपने सामने देखकर रुबीना को समझ न आया वह हंसे या रोए, मगर उसे नदीम पर तरस ज़रूर आया। वह जो समझ रही थी कि नदीम को गुल की खूबसूरती ने उससे छीना है, आज अपनी इस सोच की खुद ही इनकारी हो गई। उसे इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा था कि नदीम को सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, जो उसे गुल की सूरत में मिल गई। उस लम्हे उसे हदीसा बेगम पर भी हैरत हुई, जिन्हें उस वक्त ना तो गुल के लंबे बरछियों जैसे नाखून नज़र आ रहे थे और ना ही उसके दाएं बाजू पर बना टैटू दिखाई दे रहा था।
वह तंजिया अंदाज में मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर दाखिल होते ही उसने बड़े से आईने के सामने खड़े होकर अच्छी तरह अपना जायजा लिया। ऑरेंज सादा शलवार कमीज पर लाल और ऑरेंज प्रिंटेड दुपट्टा, मेकअप से खाली सुर्ख सफ़ेद रंगत। इतनी परेशानी में भी उसका चेहरा किसी गुलाब की तरह खिला हुआ था। वाह नदीम, तुम शायद वह बदनसीब शख्स हो जो पाकीज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बीवी से ज़्यादा एक अय्याश औरत चाहते थे जो तुम्हें मिल गई। यह दुपट्टा उतारो, सर से अजीब आंटी लग रही हो। उसके करीब नदीम की आवाज़ उभरी। वह चौंक गई जब ही सास की आवाज़ उसके कानों से टकराई। साड़ी पहनते वक्त जिस्म को अच्छी तरह ढांपा करो, कमीज़ का गला ख्याल से पहना करो। मर्द का क्या है, लेकिन औरत पर ज़रूरी है कि वह मर्द को अपने मुताबिक ढाले। उसे याद था हदीसा बेगम उसके हर अमल पर कितनी कड़ी नज़र रखा करती थी। बेटे से तो कुछ ना कहती, लेकिन बहू पर तंज का सिलसिला लगातार जारी रहता। यही वजह थी वह नदीम की तमाम ख्वाहिश के बावजूद जीन्स पहनना छोड़ चुकी थी। बड़ा गला ना पहनती, सर हमेशा दुपट्टे से ढकती, जो अब उसकी आदत बन गई थी। ऐसे में खुली खुली गुल को देखकर उसे हकीकी मायनों में सदमा हुआ। मसलहत के तहत सास का बदलता रवैया उसके दुख का सबब बना था। नदीम के साथ ही सब कुछ बदल गया था। उस रात पहली बार दानियाल से फ़ोन पर काफ़ी देर बात की, अपने अंदर का हर दुख उसे सुनाया। इस वक्त उसे किसी हमदर्द की ज़रूरत थी जिससे वह सब कुछ कह सके जो वह किसी और को नहीं कह सकती थी। यही वजह थी उसे अपने दुख सुनता दानियाल दुनिया में सबसे ज़्यादा खुद के करीब महसूस हुआ। आपको पता है बाबा सिगरेट पीते हैं, आदिल ने राजदारी से माँ के कान में कहा तो वह चौंक गई। नदीम को सिगरेट से बहुत नफरत थी। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते। रुबीना को लगा आदिल मजाक में झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुंह बनाते हुए आदिल ने ऐसे कहा जैसे वह माँ के दिल की बात समझ गया हो, और वह रुबीना के सामने अपना दायां हाथ करते हुए बोला, यह देखें। उसने देखा आदिल के दाएं हाथ की बंद मुट्ठी जो वह अब खोल चुका था, उसमें एक सिगरेट था। यह कहाँ से मिला तुम्हें? वह जानती थी आदिल अभी नदीम के साथ शॉपिंग करके घर वापस आया है। फिर पूछे बिना ना रह सकी। बाबा की गाड़ी में रखा हुआ था। आदिल तो जवाब देकर अपने कमरे में चला गया, जबकि अपनी जगह हक्का बक्का रुबीना समझ गई कि गुल सिगरेट पीती है, और इस खुलासे ने उसका दिल दुख से भर दिया। तुम एक नाफरमान औरत हो। आधी रात के इस लम्हे उसके फ़ोन पर आने वाला नदीम का यह मैसेज किस हवाले से था वह फौरन समझ गई। पहले तो चाहा कोई जवाब ना दे, वैसे भी अपनी दूसरी शादी के बाद से नदीम ने रुबीना से लगाव ख़त्म ही कर लिया था। जब घर आता आदिल और अम्मी के साथ वक्त गुजारकर वापस चला जाता। ऐसे लगता उसका रुबीना से कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा था। ऐसे में रुबीना पर ज़रूरी नहीं था वह इस मैसेज का जवाब देती, लेकिन अगले पल नदीम के दूसरे मैसेज ने उसकी बर्दाश्त की ताकत ही ख़त्म कर दी। अगर तुम समझती हो कि यह बच्चा मुझे तुम्हारे करीब कर देगा तो भूल जाओ, क्योंकि मैं अब तुम जैसी ज़िद्दी औरत पर लानत भेजता हूँ। एक पल को रुबीना सदमे से बेहाल हो गई, फिर तेज़ी से मैसेज टाइप किया, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत बाकी नहीं। यह मैसेज नदीम को भेजकर उसने अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया, क्योंकि इस वक्त वह बिना वजह का झगड़ा नहीं चाहती थी। उन दिनों सामिया की शादी चल रही थी। अब रुबीना का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई होने लगा था। यही वजह थी कि वह ढोलकी में शामिल होने के लिए अम्मी की तरफ जाती ज़रूर, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होते ही हर हाल में घर वापस आ जाती। वैसे भी वह अपनी मैरिड लाइफ के इन 10 बरसों में बहुत कम ही मायके में रुकी थी। शुरू में नदीम को उसका मायके जाकर रहना पसंद नहीं था। वह चाहता शाम में जब वह ऑफिस से घर वापस आए तो रुबीना उसकी नज़रों के सामने हो। फिर आदिल की पैदाइश के बाद तो वह कभी मायके में रात को ना रुकी कि आदिल वहाँ नहीं रहना चाहता था,
शाम होते ही वह अपने घर वापसी के लिए मचलने लगता था। ऐसे ही अब भी था। चाहकर भी रुबीना बहन के पास रुक नहीं पा रही थी। जबकि आज तो सामिया की मायूं था। पीली और जामनी शिफॉन साड़ी में रुबीना की सबने तारीफ की। इस लम्हे उसे नदीम की याद तेजी से आई कि जब कोई अपना सराहने वाला ना हो तो किसी की भी तारीफ अच्छी नहीं लगती। उन्हीं सोचों में गुम जब वह अपने घर आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाते नदीम और गुल को देखकर खामोश हो गई। जीन्स कुर्ती में गुल, जिसकी कुर्ती के गले का पहला बटन बेपरवाही से नज़ारे की दावत दे रहा था। गुल उसकी आमद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए नदीम के कानों में घुसी कुछ कह रही थी, जिसे सुनकर वह मुस्कुरा रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही हदीसा बेगम कुछ अजीब सी हो गई कि उम्मीद के खिलाफ आज वह जल्दी घर आ गई थी। आ जाओ, खाना खा लो, गुल अपने घर से बना कर लाई है। शर्मिंदा सी हदीसा बेगम को कुछ समझ न आया वह इस सूरत हाल पर क्या रिएक्शन दें। शुक्रिया, मैं खाना खाकर आई हूँ। एक निगाह गुल पर डालते हुए उसने नदीम की तरफ देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी कि नदीम की तंजिया आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। रुबीना ने पलटकर देखा। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह अपनी जगह रुक गई और नदीम की तरफ देखकर बोली, यह तो सच है, इसलिए मैंने लोगों की इज्जत करना छोड़ दी है। यह कहकर वह रुकी नहीं, सीधी अपने कमरे में आ गई। पीछे नदीम गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरा एहसान है कि यह अब तक इस घर में बैठी है। यह उसके बाप का घर नहीं, यह मेरा घर है। जब मेरा दिल चाहेगा धक्के मारकर निकाल दूंगा इसको। समझती क्या है खुद को? नदीम का अंदाज बेइज्जती वाला था। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। वह रो रही थी। गुल के सामने उसकी औकात अब 2 कौड़ी की हो गई थी। प्लीज़ नदीम, कूल डाउन यार, मेरे खातिर तुम लोग आपस में मत लड़ो। बाहर बैठी गुल नदीम को समझा रही थी। हदीसा बेगम की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए वह बोली। मोहब्बत के इस इजहार ने पल भर में नदीम के मिजाज को ठंडा कर दिया। उस वक्त उसे अपनी किस्मत पर नाज हुआ कि जो गुल जैसी सरापा मोहब्बत बीवी उसे नसीब हुई। रुबीना जैसे बददिमाग औरत के साथ तो जिंदगी अब जहन्नुम ही बन गई थी, जबकि गुल के साथ तो वह दुनिया में जन्नत के मज़े लूट रहा था। आज उम्मीद के खिलाफ सुबह से नदीम यहाँ था। गुल शायद अपने मायके गई हुई थी। रुबीना की तबीयत ठीक नहीं थी। वह कमरे में बेसुध पड़ी थी जब नदीम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। धीरे धीरे चलता वह निढाल पड़ी रुबीना के करीब ही आ बैठा। प्यार से उसके बालों को सहलाया। उसने अपनी बंद आंखें खोलकर नदीम पर एक नज़र डाली। पल में धूप, पल में छाँव जैसा उसका दिल दुखी हो गया। बिना वजह इस अजाब में पड़ी हो, जबकि मुझे और इस बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे लिए आदिल काफ़ी है, मेरा शेर, मेरा बेटा। इसलिए कह रहा हूँ, अपने जान जोखिम में ना डालो और आज़ाद हो जाओ। अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो यार, छोड़ दो यह ज़िद। उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरता नदीम अभी तक एक ही बात की तकरार कर रहा था। उसे यह बच्चा किसी सूरत नहीं चाहिए। यह बच्चा उसे गुल की नज़रों में गिरा देता और वह यह नहीं चाहता था। गुल का इश्क उसके सर चढ़कर बोल रहा था। नदीम ने जो देखा, आंखें मूंद रुबीना खामोशी से उसकी बातें सुन रही है। देखो मेरी जान, तुम्हारी एक छोटी सी जिद ने हमारे बीच कितना फासला पैदा कर दिया है, जो अब भी दूर हो सकता है। मैं आज भी तुम्हारा पुराना नदीम बन सकता हूँ, जो तुम पर जान देता था। यह घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, अकाउंट में भी पैसे डाल दूंगा। बस तुम मेरी एक बात मान लो। तुम जानते हो नदीम, औलाद का कत्ल कितना बड़ा गुनाह है। उस लम्हे वह अपना वजूद औलाद की मोहब्बत से खाली ना कर सकी। ओहो यार, कोई गुनाह नहीं, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसका क्या कत्ल। नदीम को लगा वह रुबीना के दिलो दिमाग पर काबू पाने में कामयाब हो रहा है, इसलिए उसे समझाते हुए बोला, यह मेरा हुक्म है और शौहर का हुक्म मानना गुनाह नहीं।
तमाम उम्र पड़ी है, यह बच्चा फिर पैदा हो जाएगा। वैसे भी वह काम जो एक घर को तोड़ने से बचाए गुनाह नहीं होता, मगर अब क्यों नहीं? रुबीना ने हैरत से नदीम को देखा। तुम समझती क्यों नहीं हो? नदीम के लहजे में बेबसी झलक रही थी। क्योंकि गुल की शर्त थी, अगर मैं 1 साल तुमसे दूर रह सका तो वह मुझसे शादी करेगी। ऐसे में तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर उसके दिल को तकलीफ पहुंचाएगी। जरा सोचो वह क्या सोचेगी। नदीम कुछ और भी कह रहा था, मगर राबी जैसे बहरी हो गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। एक औरत की मोहब्बत इतनी तेज हो सकती है कि मर्द को अपनी औलाद के कत्ल पर ही उकसा दे। उस लम्हे उसे नदीम के साथ से घिन महसूस हुई। वह बिस्तर पर पीछे हो गई और धीमी आवाज में बोली, प्लीज नदीम, थोड़ा दूर हो जाओ, मेरी सांस बंद हो रही है। अपने बाल सहलाते नदीम को उसने हाथ की मदद से खुद से दूर किया। रुबीना के इस अचानक रिएक्शन ने उसे हक्का बक्का कर दिया। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा पास होना तुम्हें तकलीफ दे रहा है? वह सदमे से ज़्यादा गुस्से की हालत में था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बर्दाश्त के बावजूद उसकी आवाज़ कसीली हो गई। लानत है तुम पर और तुम्हारी तबीयत पर। मैं सिर्फ गुल के समझाने पर ही तुम्हारे पास आया था। उसे तुम्हारे हक अदा करने का बुखार जो चढ़ा हुआ था, वरना मैं तो तुम्हारे जैसी घमंडी औरत को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। यहाँ भी गुल, यानी अब नदीम की मोहब्बत के कुछ लम्हे भी गुल की मर्जी के तहत होंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मांगेगी और एहसान की मोहब्बत, इस सोच के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली। बकता बकता नदीम कमरे के बाहर निकल गया। लाउंज में माँ टकरा गई। माँ को देखकर वह रुका। आपके कहने पर गुल ने आज रात मुझे यहाँ भेजा था और आप दोनों की बात मानकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आइंदा आप मुझे कभी नहीं कहिएगा कि मैं रात यहाँ रुकूं। खुदा हाफिज। तेज तेज बोलता नदीम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हदीसा बेगम ने अफसोस से रुबीना के कमरे के बंद दरवाजे पर एक नज़र डाली और सिर हिलाया। यह लड़की अपनी जिद में मुझसे मेरा बेटा दूर कर देगी। तो साबित हुआ हर इंसान खुदगर्जी की हद तक अपनी सोच और अपने काम में आज़ाद है। कोई दूसरा की तकलीफ देखकर अपनी सोच नहीं बदल सकता। यह बात शुरू से तय है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बीवी और सौतन की एक अजीब कहानी पार्ट 3। आज सामिया की बारात थी। रॉयल ब्लू खानदानी के सूट में रुबीना बेहद हसीन नज़र आ रही थी। नदीम नहीं आया था। वैसे भी 2 दिन पहले रुबीना के पास से जाते ही नदीम ने उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वह याद भी नहीं दिलवा सकी। अब ख़ानदान का हर आदमी नदीम के बारे में पूछ रहा था कि वह क्यों नहीं आया। इस सवाल का जवाब रुबीना के पास नहीं था, इसलिए खामोशी से एक तन्हा कोने में जाकर बैठ गई। जब नज़र हॉल में एंटर होते नदीम पर पड़ी, हंसता मुस्कुराता बिल्कुल फ्रेश नदीम यूँ उसकी अम्मी और खाला से मिल रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, और हैरत से उसे देख रही थी। जब रुबीना की अम्मी को साथ लिए वह उसकी तरफ आ गया। तुमने मुझे याद क्यों नहीं करवाया? आज सामिया की बारात है। प्यार भरी नाराज़गी से शिकायत करता लहजा उसे और भी हैरान कर गया। कोई इंसान इतने बहरूप बदल सकता है भला? वह सोच कर रह गई। कोई बात नहीं, तुम आ गए, हमारे लिए यही खुशी बहुत है। उसकी माँ अब भी दामाद पर निछावर हो रही थी। कोई जवाब दिए बिना रुबीना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नदीम ने एक गहरी नज़र से उसको सर से पैर तक जांचा। इस हालत में तुम इतनी हाई हील पहनकर आई हो, हद है रुबीना। उसके बनावटी फिक्र के इजहार ने रुबीना को सुलगा दिया, मगर वह खामोश रही। यह मौका उससे उलझने का नहीं था। वह जो उम्मीद कर रही थी कि नदीम उसके हुस्न की तारीफ करेगा, उस एक जुमले को सुनकर वह बददिल हो गई।
रुबीना के पूरे वजूद को नज़रअंदाज करके वह सिर्फ उसकी हील तक पहुंच सका। और फिर ठीक उस वक्त जब वह कुछ दिन पहले ही तमाम तलखियां भुलाकर नदीम की संगत में सुकून से बैठी खाना खा रही थी, नदीम का फ़ोन बज उठा। हाथ में पकड़ा निवाला प्लेट में वापस रखकर उसने तेज़ी से कॉल रिसीव की। जाने नदीम, बस अभी आया। बिना पूछे रुबीना समझ गई दूसरी तरफ कौन है। चाव से बिरयानी खाती रुबीना का हाथ रुक गया। एक पल में ही उसकी भूख का एहसास भी मिट गया। उसे मतली सी महसूस हुई। नदीम जा चुका था, यह देखे बिना कि उसकी बेपरवाही किसी के लिए तकलीफ की वजह बन चुकी है। कोई है जिसका दिल नदीम की बेवफाई के हाथों खून हो चुका है। काश नदीम को उसका एहसास होता। मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना स्ट्रेस में क्यों हैं? रुबीना का चेकअप करती डॉक्टर ज़ारा परेशान दिखाई दे रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद आपका बीपी नीचे नहीं आ रहा है। ब्लड की भी बहुत कमी है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें अंदर, मैं उनसे बात करूं। अपने लेटर पैड पर दवाइयाँ लिखती डॉक्टर के आखिरी जुमले ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह खामोश रही। किस किस को अपनी कमज़ोरी की दास्तान सुनाती। जगह जगह अपनी नाकदरी के पोस्टर लगाने से अच्छा था खामोश रहा जाए। डॉक्टर ने पर्ची काटकर उसके हाथ में थमा दी। यह ड्रिप लगवा लेना, आयरन के इंजेक्शन भी लिख दिए हैं। इसके अलावा अच्छी खुराक लें, यह बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा चाहती हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुकम्मल बेड रेस्ट करें। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बेदिली से पर्ची हाथ में लिए वह क्लिनिक के दूसरे कमरे में चली गई, जहां नर्स ने उसके बेड के साथ ड्रिप स्टैंड लगा दिया था। नदीम और गुल हनीमून टूर पर तुर्की गए हुए थे। रुबीना खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। ज़रा सी बात पर उसका दिल भर आता था। सारी दुनिया उसे जहर लग रही थी। सच तो यह है कि शादीशुदा औरत की ज़िंदगी का धुरा वह मर्द होता है और जिसके साथ निकाह के बंधन में बंध कर अपना घर बार और सगे रिश्ते जुदा छोड़ती है। और जब वह मर्द ही अपना ना रहे तो दुनिया में कुछ भी अपना नहीं रहता। यह खूबसूरत और शानदार घर, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब अपनी अहमियत खो देते हैं। वह अक्सर सोचती, काश नदीम एक गरीब लेकिन वफादार मर्द होता, अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला। काश नदीम की ज़िंदगी में गुल ना आती, नदीम का इस बैंक में अकाउंट ही ना होता जहां गुल जॉब करती थी। न नदीम उसे वहां देखता और न रुबीना की ज़िंदगी यूं बर्बाद होती। मगर नहीं, गुल उसके नसीब में लिखी थी। वहाँ ना मिलती तो कहीं और टकरा जाती। यह मिलन होना ही था। उसकी और नदीम की जुदाई तय थी, जिसे टाला नहीं जा सकता था। इन्हीं ख्यालों में घिरी रुबीना किसी काम से लॉन्च में आई तो हदीसा बेगम फ़ोन पर कुछ देखने में बिजी थी। उनके पास से गुजरती रुबीना ने देखा गुल और नदीम की शादी की तस्वीरें थी, जो शायद फोटोग्राफर ने अभी भेजी थी। वह खामोशी से अपने कमरे में आ गई। फ़ोन बज रहा था। देखा तो दानियाल का फ़ोन आ रहा था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। वैसे भी आज काफ़ी दिन बाद दानियाल ने फ़ोन किया था। ऐसा लगता था जैसे वह जान जाता है कि कब रुबीना को उसकी ज़रूरत होती है। उस दिन दानियाल की ज़बानी ही उसे मालूम हुआ कि नदीम ने अपना बच्चा अपनी बहन को देने का वादा कर रखा है। दानियाल ने बताया, जुनीरा बच्चे की पैदाइश से कुछ दिन पहले इंडिया आएगी और सबको बता दिया जाएगा कि जुनीरा माँ बनी है। उसका बच्चा उसे बताए बिना उससे जुदा कर दिया जाएगा। वह बच्चा जिसके लिए वह तन्हा हर तकलीफ झेल रही थी। एक के बाद एक नया तकलीफ देने वाला खुलासा उसका दिल तोड़ गया। उसे अब समझ आया नदीम इस बारे में अब खामोश क्यों हो गया था, क्योंकि वह अंदर ही अंदर कुछ और प्लान बना चुका था। उस लम्हे उसे नदीम से ज़्यादा हदीसा बेगम पर अफसोस हुआ, जिन्होंने अपनी औलाद की खातिर उसकी हर कुर्बानी को नज़रअंदाज कर दिया था। किसी रिश्ते में नफ़रत यूं ही पैदा नहीं हुआ करती, उसकी वजह होती है।
जिनमें सबसे अहम वजह यह है कि किसी की बेटी को आप कभी अपनी बहू नहीं समझते। अगर ऐसा ना होता तो शायद सास और बहू का रिश्ता भी मिसाली होता। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं नदीम से तलाक ले लूँगी। अम्मी को अपना फैसला सुनाती रुबीना बिल्कुल मुतमईन थी। नताशा बेगम ने एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली, जहां ममता का नूर झलक रहा था। ठीक है, तुम्हारा हर फैसला मुझे कबूल है और तुम मुझे हमेशा हर जगह अपने साथ खड़ा पाओगी। आज कई महीने बाद उन्हें अपनी बेटी के चेहरे पर एक राहत सी नज़र आई थी, जिसे वह अपने किसी लफ्ज़ से दुख में नहीं बदलना चाहती थी। जो रिश्ता सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा बनकर रह जाए, उसका ख़त्म होना ही बेहतर है। रुबीना सब कुछ तय कर चुकी थी। बेटा, कोई भी कदम उठाने से पहले यह ज़रूर सोचना कि तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हारे साथ 2 बच्चे भी हैं, जिन्हें हमेशा अपने बाप की ज़रूरत रहेगी। 2 नहीं अम्मी, 1 कहें। आप जानती हैं कि दूसरा बच्चा नदीम के लिए बिल्कुल गैर ज़रूरी है, जिसे अपनाने को वह तैयार ही नहीं। वैसे भी मेरे तलाक लेने से बाप का रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। वह हर सूरत में उन दोनों का बाप ही रहेगा। रुबीना ने माँ की तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। इस वक्त मुझे दानियाल सहारा देने को तैयार है। बाद में जो नदीम ने कभी खुद से धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया तो क्या करूँगी। इसलिए बेहतर है कि अभी 1 मिनट रुको। यह दानियाल कौन है? कुछ गलत होने के एहसास ने नताशा बेगम को चौकन्ना कर दिया, इसलिए उन्होंने तेज़ी से बेटी की बात काटी। जुनीरा का शौहर। रुबीना का सुकून देखने लायक था। उनका अंदाज़ा सही था। नदीम की बेपरवाही ने रुबीना को उस जगह पर ला खड़ा किया था कि वह अच्छे बुरे की तमीज़ भी भुला बैठी थी। नताशा को बेहद दुख हुआ। वह चाह कर भी अपनी बेटी को समझा ना सकी। जानती थी रुबीना इस वक्त समझने की पोजीशन में नहीं है। और आप परेशान ना हो, दानियाल हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान है। कम से कम वह नदीम जैसा बिल्कुल नहीं है। एक बेवफा मर्द कैसे दूसरे से अलग हो सकता है? तुमने ना सही, मगर वह जुनीरा से तो बेवफाई का कसूरवार हो रहा है। यह सब नताशा बेगम ने सोचा ज़रूर, मगर कहा नहीं। इस वक्त वह अपनी किसी बात से रुबीना का वक्ती सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए इस मामले में खामोशी इख्तियार करना बेहतरीन काम था। मेरी तो यही दुआ है कि खुदा तुम्हारे हक़ में वह फ़ैसला करे जो बेहतरीन हो। रुबीना को गले लगाती नताशा बेगम ने दिल से उसके लिए दुआ की। 2 दिन से हदीसा बेगम कुछ परेशान थी, खामोश और उलझी हुई सी। आदिल के साथ बैठकर टॉम एंड जेरी भी नहीं देखा था और ना ही इन दोनों ने नदीम उससे मिलने आया। फिर भी रुबीना ने उनसे कोई सवाल ना किया। वह चाहती थी खुद से ही उसे वह सब कुछ बता दें। हदीसा बेगम ने तो कुछ ना बताया, मगर शाम को आने वाले जेठानी माहा के फ़ोन से उसे उनकी परेशानी की वजह मालूम हो गई। लगता है नदीम को दुनिया से अनोखा प्यार हुआ है, या गुल इस ज़माने से कोई अलग औरत है। माहा जले भुने लहजे में बोल रही थी। वैसे तो रुबीना को अब नदीम या गुल के किसी मामले से कोई दिलचस्पी ना रही थी। अब नदीम ने ऐसा क्या कर दिया जिसने इस खानदान को परेशानी में डाल रखा है? यही वजह थी जो वह खामोशी से माहा की बातें सुन रही थी। जानती हो नदीम क्या कर रहा है? माहा के सवाल में बहुत कुछ था। नहीं, छोटा सा जवाब देकर रुबीना ने अपनी कमर के पीछे तकिया सही किया और बेड से टेक लगा ली। तबीयत की खराबी की वजह से इन दिनों वह मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट कर रही थी। जनाब ने पहले उस चुड़ैल के नाम से घर और गाड़ी खरीदी, सब खामोश रहे। करोड़ों की मालियत का जेवर दे दिया तो भी किसी ने कुछ ना पूछा। अब कहता है कि गुल को फैक्ट्री में से शेयर देने हैं, उसे सेफ्टी चाहिए। कल को नदीम को कुछ हुआ तो वह सड़क पर ना चली जाए। बताओ भला,
हमें बच्चों के साथ ऐसी सेफ्टी ना मिली जो तुम्हारा मियाँ उस कल की आई औरत को देना चाहता है। मेरा मियाँ? यह लफ्ज़ दोहराती रुबीना जोर से हंस दी। मेरा वह कुछ नहीं लगता अब, वह सिर्फ अपने बच्चों का बाप है। यही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। वह बेवकूफ़ अपने बच्चों का हक एक 2 टके की औरत को दे रहा है। 2 टके की वह नहीं, मैं हूँ भाभी। वैसे भी नदीम की जायदाद से अब मेरा कोई वास्ता नहीं। सो जो उनका दिल चाहे करें। रुबीना ने खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसके पहलू में दर्द की तेज लहर उठी। वह तकलीफ से दोहरी हो गई। एकदम सर बिस्तर के दाईं तरफ फेरा। नदीम! बड़ी मुश्किल से उसके हलक से आवाज़ निकली। बिस्तर खाली था, वहाँ नदीम ना था। उसे महसूस हुआ कोई अंदर से उसके वजूद को काट रहा है। बेबसी का तेज एहसास। उसने अपना पेट पकड़कर उठने की कोशिश की मगर बेफायदा। तकलीफ की तेजी से एक तेज चीख उसके हलक से निकली, जिसे सुनकर आदिल की आंख खुल गई, जो कंप्यूटर गेम खेलता हुआ करीबी सोफे पर ही सो गया था। माँ को इस हाल में देखकर वह तेजी से दादी के कमरे की तरफ दौड़ा। हदीसा बेगम ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचा दिया और उसके घर वालों को खबर कर दी। उसकी हालत खतरे में थी। यह सुनकर नताशा बेगम तो अपने होश ही खो बैठी। जवान बेटी ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। 8 साल का आदिल माँ के लिए बिलख रहा था। नदीम जब तक अस्पताल आया उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वह बच्चा जो वह नहीं चाहता था आज मुर्दा हालत में उसके हाथों में था। वह बाप था, उसे अपना बच्चा दफनाना था। वक्ती तौर पर नदीम दुख की हालत में था। जाने कौन सा कबूलियत को लम्हा था जो उसके बद्दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल हो गई। हल्का सा पछतावा उसके दिल में घर कर गया। वह जब होश में आई तो उसका सब कुछ लुट चुका था। उसकी कोख उजड़ चुकी थी। वह खाली दामन रह गई थी। उसका बच्चा 9 महीने पूरा न कर सका और 15 दिन पहले ही इस दुनिया में आ गया। यह भी उसके रब की मर्जी थी जिस पे वह राजी थी। अब भी जाने उसकी ज़िंदगी में और कितनी आजमाइशें बाकी थी। नदीम एक बार भी उसके कमरे में अफसोस के लिए नहीं आया। उसे भी अब नदीम की ज़रूरत नहीं रही थी। रात दानियाल का फ़ोन आया। उसके लहजे में रुबीना का दुख बोल रहा था। वह अफसोस करता रहा और रुबीना रोती रही। उसके और नदीम के बीच नफ़रत की बारीक लकीर भी अब ख़त्म हो गई थी और अब कुछ बाकी ना बचा था। अस्पताल से रुबीना अपने मायके आ गई। आदिल भी उसके साथ था। अब यह तय था उसे वापस नहीं जाना। नदीम ने एक बार भी उसकी खैरियत ना पूछी। माँ के घर रहते हुए इन 15 दिनों में हदीसा बेगम सिर्फ एक बार उसे देखने आई। रुबीना फैसला कर चुकी थी, हालत बेहतर होते ही तलाक के कागजात जमा करवा देगी। जो रिश्ता दुख और तकलीफ में अपना ना हो उसका हमेशा के लिए पराया हो जाना ही बेहतर है। इस सिलसिले में अब वह कोई समझौता नहीं कर सकती थी कि ज़िंदगी सिर्फ समझौतों पर नहीं गुजरती। तलाक के लिए वह अपने वकील से भी बात कर चुकी थी। फिलहाल आदिल यहाँ से ही अपने स्कूल जा रहा था। नदीम ने रुबीना की गाड़ी बिना मांगे उसे भेज दी थी। रुबीना को यह देखकर बहुत हैरत हुई कि नदीम ने उसके अकाउंट में काफ़ी रकम जमा करवा दी थी। शायद वह अपने बच्चे के खून का बदला अदा कर रहा था। माया भाभी अक्सर उसे फ़ोन कर लिया करती। आज रात उनका फ़ोन आया तो उनकी ज़बानी रुबीना को यह सुनकर बिल्कुल हैरत ना हुई कि जुनीरा और दानियाल के बीच कुछ झगड़े चल रहे थे। उसे दानियाल पहले से ही सब कुछ बता चुका था, मगर उन झगड़ों की वजह कुछ नहीं थी। माहा भाभी का कहना था दानियाल जायदाद में जुनीरा का हिस्सा मांग रहा था। रुबीना उनकी बात सुनकर दिल में हंस दी। वह जानती थी वह गलत खबर है। दानियाल को जुनीरा की जायदाद का कोई लालच ना था। यकीनन जुनीरा ने अपनी इज्जत रखने के लिए घर वालों से झूठ बोला है। दानियाल को औलाद चाहिए थी। उसे जुनीरा का घमंड पसंद ना था।
दानियाल को जुनीरा का हर वक्त अपने भाइयों की तारीफ करना सख्त नापसंद था। वह कहता था, जुनीरा में मैं बहुत है। वह चाहती तो माहा को यह सब बता सकती थी, मगर अभी वक्त नहीं आया था कुछ बताने का, इसलिए वह खामोशी से सुन रही थी। दानियाल कहता है, जुनीरा की विरासत में उसका हक है जो उसे अदा किया जाए। हाँ, तो वह सही कह रहा है। जब बाप सर पर ना हो तो बहनों का तर्का वक्त पर अदा कर देना चाहिए, यही हुक्म है। कौन सा तर्का? माहा ने हैरत से पूछा। तुम्हें शायद मालूम नहीं, जुनीरा को शादी के वक्त ही उसका हक दे दिया गया था। लेकिन दानियाल तो बात करते करते रुबीना रुक गई। शुक्र है माहा ने उसके जुमले पर ध्यान ना दिया, वरना वह शक में पड़ जाती। वक्त के साथ दानियाल की हवस ज्यादा हो गई है और कोई बात नहीं। माहा भाभी गुस्से में बोल रही थी और रुबीना सोच रही थी कि जुनीरा ने दानियाल को किस तरह बदनाम कर दिया है। रुबीना ने तलाक की दरख्वास्त जमा करवा दी। जब पूरे 4 महीने बाद नदीम उससे मिलने घर आया, बड़ी हुई शेव में वह बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। रुबीना का दिल दुख से भर गया। इससे पहले नदीम जब भी आदिल से मिलने आता, बाहर से मिलकर ही वापस चला जाता या फिर उसे स्कूल से अपने साथ ले जाता, जिसकी खबर वह फ़ोन पर मैसेज के ज़रिए रुबीना को दे दिया करता। ऐसे में उसकी हैरत जायज़ थी। इतने महीने बाद नदीम का उससे मिलने आना रुबीना के सोए एहसासों को ना जगा सका, बल्कि नदीम को देखकर उसके दिल में अपने बेटे का दुख और बढ़ गया। कैसी हो? उसके सामने बैठा शख्स जो कभी उसकी ज़िंदगी था, जिसकी आवाज़ उसकी रूह को तसल्ली का एहसास बख्शती थी, जो कभी उसका सब कुछ था, अब जब उसके लिए अजनबी हो चुका था तो आज उसकी खैरियत मालूम करने आ गया। बिला वजह ही रुबीना का दिल भर आया। वह जवाब न दे सकी। नदीम उसे ही देख रहा था। सॉरी रुबीना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रुबीना को रोता देखकर वह उठ खड़ा हुआ। वह चाहकर भी उसे खामोश न कर सका कि अपने हाथों वह तमाम इख्तियार खो चुका था। रुबीना का दिल चाहा वह पूछे, क्या वह तकलीफ़ जो पूरे साल उसने भुगती एक सॉरी से ख़त्म हो जाएगी? क्या उसका बच्चा वापस मिल जाएगा? ज़िंदगी दोबारा पहले जैसी हो सकती है भला? अगर नहीं तो सॉरी उसके लिए बेमायना थी। उसे अब किसी सॉरी की ज़रूरत नहीं रही थी, मगर वह यह सब किससे कहती? नदीम तो उसका जवाब सुने बिना ही जा चुका था। इतने दिनों बाद नदीम को अपने सामने देखकर रुबीना को एहसास हुआ वह आज भी उससे मोहब्बत करती है, ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दिल में ज़िंदा रखी जा सकती है, मगर अब इजहार करके अपने मायने खो चुका है। तल्ख यादों को समेटे वक्त दबे पांव गुजर रहा था। पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका था। जब वह सुबह वॉक के लिए निकली तो सड़क पर हर तरफ बिखरे पत्तों ने उसे मौसम की तब्दीली का एहसास दिलाया। वह मौसम जो पिछले कई महीनों से उसके दिल के अंदर बकुल मारे बैठा था, आज सारी दुनिया उसके रंग में रंग गई थी। उसे रात ही दानियाल ने बताया था कि जुनीरा नाराज़ होकर इंडिया चली गई है। वह चाहती थी दानियाल सब छोड़ छाड़ के उसके साथ इंडिया शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसकी माँ घर में अकेली थी। इस बात पर दानियाल तैयार ना हुआ। वह किसी सूरत भी अपनी नौकरी छोड़कर वापस जाने को तैयार ना हुआ और यही बात दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी। वह सिर्फ जानती थी कि दानियाल को जुनीरा की वापसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसका तो रास्ता साफ हो गया था। इसी बहाने कुदरत ने उसे रुबीना को हासिल करने में आसानी पैदा कर दी थी। आज रुबीना की दूसरी पेशी थी, लेकिन नदीम कोर्ट नहीं आया। फिर भी उसे उम्मीद थी कि अगली पेशी में उसका फैसला हो जाएगा और यह बात कोर्ट से निकलते ही उसे दानियाल को बतानी थी, जिसका व्हाट्सएप रात से बंद था। रुबीना को समझ नहीं आ रही थी वह दानियाल से कैसे कांटेक्ट करे। ऐसे में रात आने वाले माहा भाभी के फ़ोन ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मुबारक हो रुबीना, तुम्हारी सौतन ने दानियाल से निकाह कर लिया है।
कॉल रिसीव करते हुई महा भाभी ने अपनी तरफ से खुशखबरी सुनाई। मेरी सौतन? रुबीना को उनकी बात समझने में परेशानी हुई। हाँ यार, तुम्हारी सौतन गुल, खुश हो जाओ, कल उसने दानियाल से निकाह कर लिया है। खुदा जाने दोनों का कब से चक्कर चल रहा था। नदीम की नाक के नीचे खेल खेला गया और उसे होश ही ना था। वह बिना रुके बोले चले जा रही थी। रुबीना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस वक्त उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जेठानी की तरफ से दी जाने वाली इस खबर ने पूरी मक्कारी के साथ उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था, जबकि उसकी दिली हालत से बेखबर महा बता रही थी। दोनों ने मिलकर इस खानदान को बेवकूफ़ बनाया। गुल ने नदीम की इजाज़त के बगैर अपना पैदा होने वाला बच्चा पहले ही मार दिया और करोड़ों रुपया और जायदाद समेटकर दुबई निकल गई। तो जाहिर है यह दोनों का पहले से प्लान था, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। सॉरी भाभी, मुझे आदिल को होमवर्क करवाना है। मैं फ्री होकर आपसे बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। भाभी का जवाब सुने बिना ही उसने फ़ोन बंद कर दिया और फूट फूट कर रो दी। वह एक बार फिर ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। इस बार भी उसे हराने वाली गुल थी, जो एक के बाद एक उसका सब कुछ छीन कर ले गई थी, जिसमें उसकी औलाद भी शामिल थी। कुछ भी बाकी ना बचा था। मोहब्बत की इस बाजी में वह अपना सब कुछ लुटाकर अब खाली हाथ थी। अपने साथ अपनी बहन का दुख भी उसे बार बार एहसास दिला रहा था कि हिसाब का अमल शुरू हो चुका है। रुबीना की बद्दुआ आसमान तक पहुंच गई थी। उसकी सुनवाई हो गई थी। वह खुदा की पकड़ में आ चुका था। वह तो अब इस काबिल भी नहीं रहा कि रुबीना से माफ़ी मांग सके। अपने पुराने जालिमों वाले तरीके पर माफ़ी मांग सकता कि माफ़ी वहाँ होती है जहाँ कोई गुंजाइश हो। यह तो अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। एक गुल की मोहब्बत ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सब कुछ जलकर राख हो गया था। मोहब्बत के मामले में ज़िंदगी फिर से ज़ीरो पर अटक गई थी। इन मायूसी भरे दिनों में उसे वार्निंग के साथ कोर्ट की तरफ से तीसरा नोटिस मिला। अब पेशी पर जाना ज़रूरी था, जबकि वह खुद में रुबीना का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रहा था। उसे आज सुबह ही हदीसा बेगम ने समझाते हुए कहा था, बेहतर होगा तुम रुबीना से सुलह कर लो। मगर कैसे? वह कभी नहीं मानेगी। नदीम नाउम्मीद था। मान जाएगी बेटा। हदीसा बेगम का लहजा उम्मीद से भरा था। हर औरत को अपने घर से मोहब्बत होती है, इसलिए कोई औरत अपना घर खुद बर्बाद नहीं करती। मेरा दिल कहता है कि वह आज भी तुम्हारे इंतज़ार में है। तुम्हारी माफ़ी, तुम्हारा प्यार उसे वापस ले आएगा। इस घर को आदिल की ज़रूरत है। नदीम, उसे वापस ले आओ। चाहता तो अब नदीम भी यही था। दुख ने हदीसा बेगम को तोड़ दिया था, मगर वह रुबीना के रिएक्शन से डर रहा था। उसे लगता वह ना सिर्फ इनकार कर देगी, बल्कि उसकी बेइज्जती भी करेगी। फिर भी फैसला तो करना ही था, इसलिए वह तय कर चुका था कि किसी भी फैसले से पहले उसे एक बार रुबीना से बात ज़रूर करनी होगी, चाहे फिर उसका रिएक्शन कुछ भी हो। 28 जनवरी 2008 उसकी ज़िंदगी में आने वाला एक खूबसूरत दिन, जब उसके नाम के साथ नदीम का नाम सजा था। 28 जनवरी 2010 जब उसकी ज़िंदगी में आदिल एक रोशनी की तरह दाखिल हुआ, जिसकी नर्म किरणों ने उसके वजूद को मुनव्वर कर दिया। जहां उसकी ज़िंदगी के दो खूबसूरत दिन जनवरी में आए, वहां उसकी ज़िंदगी का बदतरीन दौर भी जनवरी से ही शुरू हुआ। नदीम और गुल का निकाह भी 8 जनवरी को हुआ और आज अदालत में उसकी आखिरी पेशी की तारीख भी 21 जनवरी थी। इस इत्तफाक पर उसे हैरत थी। उसकी खुशी और बदकिस्मती एक ही माह में टिकी थी। माह जनवरी उसकी ज़िंदगी का एक ख़ास महीना करार पाया। तल्ख और मीठी यादों से सजा साल का पहला महीना, जिसकी अपनी ज़िंदगी में अहमियत से वह कभी इनकार नहीं कर सकती थी। मैं जानता हूँ यह बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दो। गोद में रखे अपने हाथों को घूरती रुबीना
के कानों से नदीम की आवाज़ टकराई। आज 21 जनवरी थी। नदीम की दरख्वास्त पर अदालत ने उन दोनों को आपस में बातचीत के जरिए मामला सुलझाने का एक आखिरी मौका दिया था। उसका वकील चाहता था वह दोनों आपस में सुलह कर लें। यही उसकी माँ भी चाहती थी। नताशा का कहना था, मियाँ बीवी की लड़ाई से शैतान खुश होता है और इसलिए बेहतरीन काम आपस की सुलह है जिससे रब भी राज़ी होता है। ऐसे में कोई यह नहीं पूछ रहा था कि वह क्या चाहती थी। उसकी माँ बहन दोनों गुल के चले जाने से खुश थे। नदीम की वफादारी भी गुल से ही जुड़ी थी। आज नदीम फिर उसका तलबगार था कि गुल चली गई थी। जो गुल होती तो काहे को नदीम यहाँ होता। वह इन्हीं सोचों में गुम थी जब नदीम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वह चौंक गई। देखो राबी, सब भूल जाओ प्लीज़। अब हम एक नई ज़िंदगी जिएंगे। मैंने जितनी भी ज़्यादतियाँ तुम्हारे साथ की हैं, ऐसे तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। मैंने अपने पागलपन में अपना बच्चा खोया है। अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, वह सब जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। मैं तुम बिन अधूरा हूँ राबी, मुझे मुकम्मल कर दो। उसके हाथ थामे नदीम की आवाज़ भरी गई। रुबीना का दिल पिघलने लगा। नदीम की मोहब्बत का समंदर उसके दिल में ठांटे मारने लगा। जो भी था, नदीम उसकी पहली मोहब्बत था। रुबीना अपनी सोचों में गुम थी। तभी नदीम गश खाकर नीचे गिर पड़ा। रुबीना की चीख निकल पड़ी। क्या हुआ आपको? या अल्लाह, उठिए उठिए। रुबीना की चीखें वहाँ मौजूद लोगों ने सुनी तो सब इकट्ठा हो गए। रुबीना को रोता देख और नदीम को बदहवास हालत में ज़मीन पर पड़ा देख लोग हैरान रह गए। लोगों ने नदीम को फ़ौरन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। रुबीना ने हदीसा बेगम और जुनीरा को फ़ोन लगाया तो वह दोनों भी हॉस्पिटल में आ पहुंची। तीनों बहुत परेशान थी। नदीम के सभी मेडिकल चेकअप हुए तो पता चला नदीम को एक दिमागी बीमारी है। रुबीना और उसकी सास और ननंद नदीम को घर ले आई। नदीम रोते हुए रुबीना से माफ़ी मांगने लगा। रुबीना, जो पहले ही नदीम की मोहब्बत में गिरफ्त थी, अब और ज़्यादा उसकी मोहब्बत में टूट चुकी थी। रुबीना ने अपना माजी भूलकर नदीम को दिल से अपना लिया और उसकी जी जान से खिदमत की। नदीम अब रुबीना की मोहब्बत में पागल गुल को पूरी तरह भूल चुका था। अब उसके दिलो दिमाग में सिर्फ रुबीना थी। रुबीना की मोहब्बत और देखभाल से नदीम दिमागी बीमारी की गिरफ्त से भी बाहर आ चुका था। फिर वह रुबीना को एक हफ्ता की ट्रिप पर कतर ले गया, जहां दोनों ने अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी जी। रुबीना और नदीम इस मोहब्बत भरी जिंदगी को अब 1 साल बीत चुका था। 1 साल बाद रुबीना और नदीम के यहाँ एक बेहद प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया पैदा हुई, जो रुबीना और नदीम के मोहब्बत का जीता जागता सबूत थी।